हेलो फ्रेंड्स, यूनिक एग्जाम्स आईएएस पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम करंट अफेयर सेगमेंट आपके साथ लेके आ रहे हैं रोज़, तो उसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस के साथ हम शुरुआत करते हैं। आज कुछ नए क्वेश्चंस, नए टॉपिक्स हम देखेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज के क्वेश्चंस देखते हैं, आज के टॉपिक्स देखते हैं। तो आज के पहले टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्यों न्यूज में रहा, अगर इसकी बात अगर हम करें तो रिसेंटली अभी जो मार्केट रेगुलेटर है हमारा, स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटर है जिसको हम सेबी के नाम से जानते हैं, उसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को इन प्रिंसिपल क्या किया, अप्रूवल दे दिया कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज को वो अपने एक्सचेंज के तहत एक अलग सेगमेंट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज क्या कह सकते हैं हम, हम क्या कर सकते हैं, इसको एक सेपरेट सेगमेंट के अंदर रख सकते हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज को किसी भी एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज के तहत, चाहे वो एनएसई हो गया या बीएसई दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी, इसको भी जो है सेबी के द्वारा अप्रूवल मिल चुका है। अगर हम बात करें तो इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको हम देखेंगे। तो जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो एक तरीके का, इंडिया में अगर बात करें तो ये एक तरीके का नया रिफॉर्म है या नया आइडिया है। ग्लोबली देखा जाए तो ये पहले से मौजूद है सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जो वेरियस अदर कंट्रीज में क्या है मौजूद है। इंडिया में ये नई चीज है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक तरीके के सोशल प्लेटफॉर्म्स, फंडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे जो सोशल एंटरप्राइजेज हैं जो वेरियस फील्ड में काम करते हैं, चाहे वो पॉवर्टी से रिलेटेड हो गया, चाहे हंगर, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट, तो वो उनको फंडिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, उनको फंडिंग जो है जिस अमाउंट में चाहिए उनको नहीं मिल पाता। तो उसी के लिए एक सॉल्यूशन साबित हो सकता है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, जहां से वो कैपिटल उनको मिल सकता है। ठीक है, बट उस केस में क्या करना पड़ेगा, ये जो सोशल स्टॉक एंटरप्राइजेज हैं उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा एनएसई के तहत, या जो भी स्टॉक एक्सचेंज है, एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज जिनको सेबी के द्वारा अप्रूवल मिला हुआ है, उसके तहत इनको लिस्ट करवाना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज में इन सोशल एंटरप्राइजेज या ऑर्गेनाइजेशंस को, खासकर से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भी। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई अगर उसके बारे में बात करें तो 2019-20 का जो बजट स्पीच था उसमें जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने प्रपोज किया था टू सेट अप अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, जहाँ पे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या कर सकते हैं, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है, वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स है या वेलफेयर पर्पजेज है, उसके लिए कैपिटल जो है मार्केट से ले सकते हैं या उठा सकते हैं। ठीक, और ये जो कैपिटल होगा उसको किस फॉर्म में, एज एन इक्विटी या डेब्ट या सम अदर यूनिट्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, इनसे क्या कर सकते हैं, अपनी फंडिंग जो है उसको पूरा कर सकते हैं, फंडिंग नीड को। ठीक, और ये जो सोशल एंटरप्राइजेज होंगे वो 16 ब्रॉड कैटेगरीज से रिलेटेड होंगे। यहाँ पे सेबी ने इसको लिमिट कर दिया गया है नंबर को 16, जो कि वेरियस फील्ड से जुड़े होंगे, जैसे माल न्यूट्रिशन हो गया, हंगर हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, या एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, या वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जिनके बारे में सेबी द्वारा लिस्ट किया गया है। और अगर एक्सेप्शन की या कुछ कौन से इसके क्या कर सकते हैं, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के तहत उनको सोशल एंटरप्राइज नहीं माना जाएगा। ऐसी अगर कंपनियों के बारे में बात करें तो अगर कोई कॉरपोरेट फाउंडेशन है, कॉरपोरेट एंटरप्राइज है, या फिर कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई ट्रेड या प्रोफेशनल एसोसिएशन है, या इनके अलावा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या हाउसिंग कंपनीज है, इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर वो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए काम कर रही है तो वो सोशल एंटरप्राइज उसको माना जाएगा। ठीक है, एल्स ये जो भी जिसके बारे में भी हमने बात किया वो एलिजिबल नहीं है सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए। ठीक, दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सोशल एंटरप्राइज अंडर सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, ग्लोबल लेवल पे अगर हमने बात अभी किया था कि इसको ग्लोबली
ऑलरेडी यूज किया जाता है, इस टूल का यूज किया जा रहा है फंडिंग के लिए बाय वेरियस सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। जैसे कि यूके में ऑलरेडी यूज किया जा रहा है, ब्राजील हो गया हमारा, पोर्चुगल हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया या सिंगापुर हो गया। दे ऑलरेडी हैव सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस विद इन देयर कंट्री। ठीक, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट रिलीज किया है जिसका नाम है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, इन शॉर्ट ZCZP। ठीक, जीरो कूपन मतलब इससे नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, जीरो इंटरेस्ट पे होगा। और जीरो प्रिंसिपल मतलब मैच्योरिटी पे, जो भी सिक्योरिटी है उसके मैच्योर होने पे प्रिंसिपल नहीं देना पड़ेगा इन सोशल एंटरप्राइजेस को। ठीक, और इसको पब्लिकली या प्राइवेटली इशू किया जा सकता है। किसके द्वारा इशू किया जा सकता है इस सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट को? जो भी सोशल एंटरप्राइजेस हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो रजिस्टर्ड हैं इन स्टॉक एक्सचेंजेस पे, वो इनको इशू कर सकती हैं और फंडिंग रेज कर सकती हैं अपने जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स है या वेलफेयर पर्पसेस हैं उनके लिए। ठीक है, और जो करंट इनका जो मिनिमम इशू साइज है जो सेबी द्वारा रखा गया वो कितना है, ₹1 करोड़। ठीक है, इनका मिनिमम जो प्रेस्क्राइब्ड इशू साइज है। ठीक है, और जो भी इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो भी फंडिंग होगा उसको एक तरीके का फिलैंथ्रोपिक डोनेशन माना जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जीरो इंटरेस्ट और जीरो प्रिंसिपल है तो एक तरीका फिलैंथ्रोपिक डोनेशन माना जा रहा है जिसको कि वेरियस सोशल पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन या सोशल एंटरप्राइज अगर हम बात करें। ठीक, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू सोशल स्टॉक एक्सचेंज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या स्टेटमेंट्स हैं आइए देखते हैं उसको हम। पहला है द यूनियन बजट स्पीच ऑफ 2022-23 हैड प्रपोज्ड क्रिएशन ऑफ SSC। SSC मतलब सोशल स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है, अंडर द रेगुलेटरी एम्बिट ऑफ सेबी। मतलब 2022-23 का जो बजट स्पीच था, मतलब जो करंट ईयर चल रहा है उसी में इसको प्रपोज किया गया था। और किसके अंदर ये काम करेगा उसकी बात करें तो यहाँ पे दे रखा है सेबी, जो कि सही है, बट अगर इस पार्ट को हम देखें तो ये क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि ये 2019-20 के बजट स्पीच में इसकी बात हुई थी। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज मे बी कंस्टिट्यूटेड एज अ सेपरेट सेगमेंट अंडर द एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंजेस। सोशल स्टॉक एक्सचेंज को हम सेपरेट सेगमेंट के तहत देख सकते हैं। किसके तहत? जो भी एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज है। फॉर एग्जांपल जो NSE हो गया, NSI हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, या BSE हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या सॉरी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों को सेबी के द्वारा अप्रूवल मिल चुका है, सेबी के द्वारा अप्रूवल मिल चुका है टू सेट अप सोशल स्टॉक एक्सचेंज एज अ सेपरेट सेगमेंट के तौर पे। ठीक, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो क्या कहता है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या आर करेक्ट। ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स में कौन सा सही स्टेटमेंट है, इसकी बात अगर करें तो हमारा आंसर हो जाता है ओनली बी, दैट इज 2 ओनली, दिस इज द आंसर। ठीक, तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो कोरल प्रिजर्वेशन से रिलेटेड है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा अगर हम एनवायरमेंट या इकोलॉजी की बात करें। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ, जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक ट्रायल कैरी आउट किया, एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया जिसमें एक नए मेथड का यूज किया गया जिसको हम आगे जानेंगे, जिसको क्रायोमेश के नाम से हम जानेंगे। ठीक है, उस नए मेथड का यूज किया गया। जो कोरल है उनको कोरल लार्वा होता है जो उनको प्रिजर्व करने के लिए कैसे उनको फ्रीज किया जाएगा और उनको स्टोर किया जाएगा, और इन्हीं को बाद में इन फ्यूचर इनके पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, इनको रीइंट्रोड्यूस किया जा सके इन द वाइल्ड। ठीक है, जो भी डिग्रेडेशन हो रहा है, कोरल डिग्रेडेशन या कोरल ब्लीचिंग हो रहा है, उसी से लड़ने के लिए ये एक इनिशिएटिव है। अगर जो और ये एक्सपेरिमेंट जो कहाँ कैरी आउट किया गया, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो रीफ है, कोरल रीफ है, दैट इज द ऑस्ट्रेलियन ग्रेट बैरियर रीफ, वहां पे इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट किया गया और वहां पे ये सक्सेस या कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ठीक है,
क्यों ज़रूरत है कोरल रीफ्स को बचाने की? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर जो है सी का या ओशन का बढ़ता जा रहा है, और उनकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो कोरल्स हैं उनके एरियाज में डिक्लाइन देखा जा रहा है। ठीक है, इसी वजह से उनको प्रिजर्व करने की जरूरत है, क्योंकि जो कोरल रीफ्स है, ये जो बायोलॉजिकल इकोसिस्टम है, वो क्या करता है, अदर जो ऑर्गेनिजम्स है उनको भी कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रोटेक्ट करके रखता है। चाहे फिश की बात कर ले या अदर सी क्रिएचर्स हो गए, उनको हैबिटेट प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से इनको प्रिजर्व करके रखना जरूरी है। ठीक है, और इनके डिग्रेडेशन का मेन एक इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, कोरल ब्लीचिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो कि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो। और उसको हर कंट्री जो है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से कहीं ना कहीं मार खा रही है। ठीक है, इसी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस किए जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही, मीटिंग हो रही हैं वेरियस कंट्रीज के बीच में, ताकि एक कोई जो है एप्ट जो है रिजल्ट लेके आया जाए, या जो सोल्यूशन लेके आया जाए क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। ठीक है, तो ये कोरल रीफ है, आप यहां पे देख सकते हैं इस इमेज में, काफी ब्यूटीफुल पिक्चर है। ठीक, तो कोरल रीफ के प्रिजर्वेशन की अगर बात करें तो कोरल रीफ होते क्या है, कोरल रीफ दे आर मरीन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। किसके साथ? एक एल्गे होता है जिसको हम ज़ूज़ैंथले के नाम से जानते हैं। ठीक, उनके साथ ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, जो एक दूसरे को वो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। कैसे? कोरल रीफ की अगर बात, जो कोरल पोलिप्स होते हैं कोरल रीफ में, वो क्या, और एक तरफ क्या होते हैं, एल्गी होते हैं। ठीक, तो ये एल्गी सनलाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। किनको? कोरल पॉलिप्स को, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके लिए। ठीक है, भोजन तैयार करते हैं। और वही जो कोरल पॉलिप्स होते हैं वो इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, या रहने के लिए जगह देते हैं एक तरीके से, अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो इसी वजह से इसको हम सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का नाम देते हैं, कि म्यूचुअल बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोनों के बीच में। ठीक, अगर फाइलम की बात करें, किस फाइलम, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बात करें, तो ये निडेरिया नाम का फाइलम में बिलोंग करता है। किस फाइलम से बिलोंग करता है? निडेरिया। ठीक, और कोरल, जहां तक कोरल रीफ की बात है, ये अंडर वाटर इकोसिस्टम है, जहां पे जो कोरल्स है उनके डिपोजिशन से कोरल रीफ बनता है, उनके स्केलेटन से। ठीक है, और उसी के ऊपर एक एक जनरेशन जो है डेवलप करती जाती है। ओके, और माइक्रोस्कोपिक जो एल्गे होता है उसके बारे में हमने बताया कि उसको ज़ूज़ैंथले बोलते हैं, जिनके साथ ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। ठीक, और जो जिस एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे थे, क्रायोजेन, तो कोरल रीफ को प्रिजर्व करने की बात हो रही थी, तो कोरल रीफ को क्रायोजेनिकली भी प्रिजर्व किया जा सकता है। ठीक है, बट क्या है कि ये प्रोसेस जो है काफी कॉम्प्लेक्स है और काफी महंगा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेजर इंस्ट्रूमेंट हो गया, जो काफी महंगा है, इट इज हाईली एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो इसी का एक सोल्यूशन लेके आया है साइंटिस्ट ने, जो अभी एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया गया ऑस्ट्रेलियन ग्रेट बैरियर रीफ के पास, तो उसको नाम दिया गया उस इंस्ट्रूमेंट को क्रायोमेश। ये एक तरीका मेश है जो कि एक लाइट वेट मेश है, जिसको आसानी से मैन्युफैक्चर किया जा सकता है एट अ चीपर रेट, और काफी अच्छे तरीके से कोरल्स को प्रिजर्व, कोरल लार्वा जो होता है उसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, और आगे जरूरत अगर पड़ी तो कोरल के पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए उनको वाइल्ड में दोबारा रीइंट्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, किसने डिवाइस किया था इसको अगर बात करें तो इट वॉज डिवाइज्ड बाय अ टीम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक, और ये क्रायोप्लेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रायोप्लेट्स का भी यूज करता है, जो कि क्रायोजेनिकली प्रिजर्व्ड या फ्रोजन कोरल में भी यूज होता था। तो इनके अंदर भी ये प्रॉपर्टी क्या है, मौजूद है। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए। और इस मेश टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर तक ये स्टोर
या मेंटेन करके रख सकता है, अगर उसकी बात करें तो -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या है, मेंटेन करके रख सकता है, जिसमें आसानी से हम कोरल लार्वा को प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, तो ये डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये कोरल का इनके लाइफ साइकिल को डिपिक्ट करता है। ठीक है, अगर जिस सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की हम बात कर रहे थे, अगर उनके बीच जो लिंक है वो अगर टूट जाता है, जो कि काफ़ी जगहों पे देखा जा रहा है, फॉर एग्जांपल ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है, तो ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप टूटने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग देखने को मिल रहा है, जहाँ दैट इज डीकलरेशन ऑफ कोरल पॉलिप्स। क्यों? क्योंकि जो एल्गे थे वो अब इनसे क्या हो गए, हट गए, या इनसे क्या हो गए, जुदा हो गए एक तरीके से बात अगर हम करें उनकी, और धीरे धीरे क्या होता है, फिर इनको फूड नहीं मिलता है, जो भी पॉलिप्स हैं, कोरल पॉलिप हैं, इनको फूड नहीं मिलता और ये इनकी डेथ हो जाती है और इनके पॉपुलेशन में कमियां देखी जाती हैं। ठीक है, तो ये कारण है और इसी से लड़ना जो है, लड़ने की जरूरत है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कोरल कंजर्वेशन। ठीक है, पहला क्या है, क्रायोजेनिकली फ्रोजन कोरल कैन बी स्टोर्ड एंड लेटर रीइंट्रोड्यूस्ड इन द वाइल्ड। इसको प्रिजर्व किया जा सकता है और बाद में अगर जरूरत पड़ी तो वाइल्ड में या नेचर में रीइंट्रोड्यूस भी किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, दूसरा क्या कह रहा है कि न्यूली डेवलप्ड क्रायोमेश, जिसको अभी रिसेंटली डेवलप किया है, कैन बी यूज्ड टू फ्रीज एंड स्टोर कोरल लार्वा एट अ चीपर रेट। सस्ते रेट पे हम इसको क्या कर सकते हैं, कोरल लार्वा को प्रिजर्व कर सकते हैं। ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे हमारे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर जो हो जाता है वो है सी, दैट इज 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है आज का वो क्या है, डार्क पैटर्न्स या डिसेप्टिव पैटर्न्स भी जिसको हम बोल सकते हैं। ये चूंकि अगर हम करंट सिचुएशन को देखें तो डिजिटलाइजेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है वेरियस बिजनेस फर्म्स के द्वारा अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कई केसेस में देखा जाता है जो बिजनेस होती है वो ऐसे तरीकों का यूज़ करती हैं जहाँ पे जो यूज़र होते हैं या जिनको वो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, कस्टमर्स हैं, उनको एक किसी ना किसी तरीके से मिसलीड करते हैं और कई सारे एग्रीमेंट्स पे उनका क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन ले लेते हैं। ठीक है, उनसे क्या करते हैं, साइन करवा लेते हैं या किसी लिंक के द्वारा उनसे परमिशन ले लेते हैं ये फर्म्स। ठीक है, दैट इज दे आर डिजाइन टू मिसलीड या ट्रिक यूजर्स को ये ट्रिक करते हैं टू मेक देम डू समथिंग दे डोंट वांट टू डू। मतलब ये ऐसे ट्रिक का यूज करते हैं जिससे कि ये कुछ ऐसा काम करवाते हैं यूजर के द्वारा जो वो नहीं चाहते। वो क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता, क्योंकि वो बैक एंड में चलता है, इस वजह से इंफॉर्मेशन उसको ना होने की, उनके पास, यूजर्स के पास ना होने की वजह से वो उस पर्टिकुलर लिंक पे या उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट पे क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं या क्लिक कर देते हैं और क्या करते हैं, कंपनी के जो भी पॉलिसीज है उनको एग्री कर जाते हैं। तो सम जो इंटरनेट फर्म्स हैं, बेस्ड फर्म्स है, दे ट्रिक इनटू एग्रीइंग सर्टेन कंडीशंस जो भी होती हैं उनको एक्सेप्ट करवा लेते हैं यूजर के द्वारा या किसी लिंक पे क्लिक करवा लेते हैं और उनसे परमिशन लेते हैं और फिर बाद में परमिशन लेने के बाद वो क्या करते हैं, इस चीज को एज अ टूल यूज करते हैं अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ईमेल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जोमेटो पे अकाउंट बनाते हो या स्विगी पे, किसी भी जो वेबसाइट्स है उन पे अकाउंट बनाते हो या ऐप पे, तो वो क्या करते हैं, आपके जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करके फिर आपको बार बार जो अपने प्रमोशनल मेल्स हैं उनको उनसे आपका जो इनबॉक्स है, मेल बॉक्स है, उसको फ्लडिंग योर इनबॉक्सेस थ्रू देयर ईमेल्स। और हर रोज जो है 10 ईमेल्स भेजते हैं, 10-15 जो भी हो गया, और उससे क्या होता है, एक तरीके से आप नहीं चाहते कि आपको ऐसे मेल आए, बट कंपनीज जो है उसको आपको मिसलीड करके आपसे ये परमिशन ले लेते हैं कि आपको वो मेल भेज सके। ठीक तो यही
इसी के बारे में ये टॉपिक, पूरा टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो अगर आगे बात करें अगर हम, तो द कीप फ्लडिंग द इनबॉक्सेस, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि उसको अनसब्सक्राइब हम नहीं कर पाते। उन ईमेल्स को अगर हम अनसब्सक्राइब करना चाहें तो इट इज़ वेरी हार्ड, ठीक है। और रिक्वेस्ट डिलीशन, तो वो कंपनीज ऐसा नहीं करती, हमारे रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट नहीं करती अगर हम उनको मेल भेजे तो, ठीक है। ये जो टर्म है डिसेप्टिव पैटर्न का, इसको कॉइन किया था हैरी ब्रेगनल ने, इनके द्वारा ये कॉइन किया गया था। और इस पैटर्न की, डार्क पैटर्न के बारे में बात करें तो ये एक तरीके का अनएथिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन से डील करता है। अनएथिकल क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो कस्टमर है उनके बीच में क्या है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशंस को छुपाया जा रहा है, ठीक है। तो जो एक तरीके से देखे तो जो राइट टू कंप्लीट इंफॉर्मेशन है या फुल इंफॉर्मेशन है, उसको भी कहीं ना कहीं ये हैम्पर करता है, कंपनियों के द्वारा इसका मिसयूज किया जा रहा है, ठीक। तो और ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो इंटरफेसेस होते हैं, ये कंपनी अपने फायदे के लिए यूज करती हैं, अपने बिजनेस के लिए या प्रॉफिट मार्जिन्स को बढ़ाने के लिए यूज करती हैं, ठीक है। आपने अगर और एग्जांपल की बात करें तो आपने अगर फॉर एग्जांपल आप एयरटेल का रिचार्ज कराते हो तो उसमें भी आप देखोगे, आप जब भी रिचार्ज करोगे तो आपको बहुत सारी अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे डिज्नी हॉटस्टार या अमेजन का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कराते हैं, या कोई इंश्योरेंस, किसी हॉस्पिटल का इंश्योरेंस, या फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, जो कि यूजर को नहीं चाहिए ये सारा। और इन सब सर्विसेज की वजह से क्या हो जाता है, जो रिचार्ज का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। पहले अगर 500 अगर मान लीजिए रिचार्ज का था, तो करेंटली क्या होगा 700 या 800 ये कर देते हैं, क्योंकि इस प्राइस में ये अपने सारे कॉस्ट क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। जो भी सर्विसेज आपको फ्री बोल के ये प्रोवाइड करेंगे वो कहीं ना कहीं इस इंक्रीज्ड कॉस्ट में क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टर्म डार्क पैटर्न्स ऑफ्टन हर्ड इन द न्यूज रफली कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो टर्म है डार्क पैटर्न, जिसके बारे में हमने अभी बात किया, कौन सा इनमें से सटीक, सबसे सटीक है, या कौन सा इसके बारे में बताता है, ठीक है। पहला है डिसेप्टिव यूजर इंटरफेसेस डिजाइन टू मिसलीड और ट्रिक यूजर्स टू मेक देम डू समथिंग दे डोंट वांट, ओके। दूसरा क्या कह रहा है कि अ टाइप ऑफ मैलवेयर विच प्रिवेंट्स यू फ्रॉम एक्सेसिंग योर डिवाइस एंड डेटा स्टोर्ड ऑन इट, ठीक। तीसरा क्या कहता है कि सोशल इंजीनियरिंग है एक तरीके का, वेयर अटैकर जो है सेंड्स अ फ्रॉडुलेंट मैसेज भेजता है किसी यूजर को, इंटरनेट यूजर को, टू एक्सेस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डिटेल्स एक्सेस करने के लिए। लास्ट जो कहता है कि पार्ट ऑफ इंटरनेट दैट इजंट विजिबल टू सर्च इंजन, इंटरनेट का कुछ ऐसा पार्ट या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो सर्च इंजन है उनके पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ एनोनिमाइजिंग ब्राउजर, फॉर एग्जांपल टॉर, जिसको बोलते हैं टॉर ब्राउजर के नाम आपने सुना होगा। तो इस ब्राउजर का यूज करके इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है। इसको हम डार्क वेब के नाम से जानते हैं, आपने सुना होगा डार्क वेब। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। तो इसका जो आंसर है हमारा ए, दैट इज 1, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ये क्या है, एक तरीके का डिसेप्टिव या मिसगाइड कंपनी, जो इंटरनेट फर्म्स होती हैं, इंटरनेट बेस्ड फर्म्स, वो यूजर्स को मिसगाइड करती हैं और उनसे कुछ ऐसे परमिशंस ले लेती हैं जो यूजर नहीं चाहता, ठीक। तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो सॉरी, हाँ, तो इसका आंसर हमारा ए है, ओके। तो अगला जो टॉपिक हमारा लोसार फेस्टिवल से रिलेटेड है, जो कि अभी करंट टाइम पे इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है, और ये जो है विंटर सीजन में मनाया जाता है, ठीक है, विंटर सॉल्स्टिस के टाइम पे। ये एक तरीके क्या है, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द तिब्बतन न्यू ईयर। जो तिब्बतन बुद्धिस्ट है, उनके नए साल के आगमन का क्या करते हैं, उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और ये लद्दाख में खासकर से मनाया जाता है, और जो भी तिब्बतन बुद्धिस्ट है
वो सभी इसको मनाते हैं। ठीक, अगर हिस्ट्री की अगर बात करें लोसार फेस्टिवल के, तो ये बुद्धिज्म से आने से पहले से इसको मनाया जा रहा है। अगर जहाँ तक इसके ओरिजिन की बात है, 4th सेंचुरी एडी में ओरिजिनेट हुआ था। पहले जो है बॉन रिलीजन के द्वारा एक कस्टम चला आ रहा था, जिसमें विंटर इंसेंस बर्निंग कस्टम जिसको बोलते हैं। ठीक है, और बाद में इसी रिलीजन को बुद्धिज्म का बेस, इसी रिलीजन पे क्या हुआ, बुद्धिज्म का एक तरीके से जन्म हुआ या ट्रायम्फ किया। ठीक है, ये रिलीजन बाद में इस कस्टम को, ये जो विंटर इंसेंस बॉर्न कस्टम है, उसको हार्वेस्ट फेस्टिवल से मर्ज किया गया और उसी को हम आज लोसार फेस्टिवल के नाम से जानते हैं या मनाते हैं। ठीक है, और इसके बारे में अगर हम बात करें तो पहले ये मोस्टली फार्मर्स जो होते थे वो इसको मनाते थे एज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, लेकिन आज के टाइम पे ये बुद्धिज्म का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, खासकर से तिब्बतन बुद्धिज्म की अगर बात करें। ठीक, इसमें कई दिनों तक ये पर्व जो है चलता है, इसको मनाया जाता है ऑलमोस्ट 15 डेज। ठीक, यहाँ पे वेरियस फोक डांसेस और म्यूजिक परफॉर्मेंसेस होते हैं इन ऑनर ऑफ आइबेक्स हो गया, और जो पिलग्रिमेज साइट है माउंट कैलाश, उसके ऑनर में या उनके रिस्पेक्ट में। ठीक, बहुत स्पेशल सेरेमनीज कैरी आउट किए जाते हैं जो भी मोनेस्ट्रीज हैं लद्दाख में। ठीक है, वहाँ पे प्रेयर्स ऑफर किए जाते हैं टू वेरियस बुद्धिस्ट गॉड्स एंड गॉडेसेस, और इसके अलावा एक मेथो नाम का एक प्रोसेशन कैरी आउट होता है, जिसमें वेरियस जो सैक्रेड चैंट्स हैं उनको जो है क्या किया जाता है, लोगों के द्वारा स्लोगन्स के फॉर्म में बोला जाता है, और हाथ में वो क्या करते हैं, फ्लेमिंग टॉर्च के साथ इस चैंट को परफॉर्म करते हैं टू किसको भगाने के लिए, जो इविल स्पिरिट्स होते हैं, टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स, इनको भगाने के लिए, ऐसी इनकी मान्यता है। ठीक, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि विद रेफरेंस टू द लोसार फेस्टिवल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या स्टेटमेंट है पहला, द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मेमोरी ऑफ प्रीवियस ईयर। अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये हमारा इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के लिए नहीं है, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर, तो यहाँ प्रीवियस ईयर बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक, वहीं दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, द फेस्टिवल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द प्री बुद्धिस्ट एरा। इस फेस्टिवल का जो ओरिजिन देखा गया है वो बुद्धिज्म से आने से पहले से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। जैसा हमने अभी बात किया कि पहले जो फार्मर्स थे वो इसको एज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल के तौर पे मनाते थे और एक कस्टम के साथ जो मनाते थे। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आंसर जो हमारा हो जाता है बी, दैट इज ओनली 2। ओके, तो ये हमारा आंसर है। तो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है मिथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल की अगर हम बात करें तो रिसेंटली आखिर ये न्यूज़ में क्यों रहा। रिसेंटली एनटीपीसी ने एक एमओयू साइन किया है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसके साथ? एक इटली बेस्ड एक कंपनी जिसका नाम है बेस्ड मेयर टेक्नीमॉन्ट नामक एक कंपनी है। इसके साथ हुआ है किस लिए? ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन के लिए। ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन कहाँ पे? एनटीपीसी प्रोजेक्ट। ये इंडिया में ये प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया जाएगा एनटीपीसी के अंडर। ये जॉइंट प्रोजेक्ट है दोनों कंपनियों के बीच। एनटीपीसी के बारे में हम जानते हैं ये एक इंडिया का क्या है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, एनर्जी सेक्टर, एनर्जी फील्ड से रिलेटेड। ठीक, ग्रीन मेथनॉल प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो इसमें क्या किया जाएगा कि जो एनटीपीसी पावर प्लांट्स है वहां पे जो कार्बन है, स्टोर्ड कार्बन है, कैप्चर्ड कार्बन, उसको यूज किया जाएगा मिथेनॉल के प्रोडक्शन में, ग्रीन मिथेनॉल के प्रोडक्शन में, और इसको एज अ ग्रीन फ्यूल यूज किया जाएगा फॉर वेरियस पर्पसेस। ठीक, अगर इसके बारे में और डिटेल में बात करें मिथेनॉल के बारे में, तो मिथेनॉल को हम मिथाइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं या वुड स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं। एक तरीके का ये ऑर्गेनिक केमिकल है जो वेरियस केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। ठीक है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है CH3OH। ठीक, यो एक तरीके का अल्कोहल है, मिथेनॉल अल्कोहल बोलते हैं इसको हम। ठीक है,
कई बार ये क्या होता है, मिथेनॉल अल्कोहल जो है वो टॉक्सिक होता है, और कई बार न्यूज़पेपर्स में हम पढ़ते हैं कि इसको लोग अल्कोहल समझ के पी लेते हैं, जिससे क्या होती है, उनकी डेथ हो जाती है, बिकॉज इट इज टॉक्सिक केमिकल। ठीक है, तो ये क्या है, टॉक्सिक है, लाइट वेट है, वोलेटाइल है, साथ ही साथ कलरलेस और फ्लेमेबल लिक्विड है। इसी वजह से इसको हम फ्यूल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक, ये इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है मेनली बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजनेशन से इसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और मीथेनॉल की बात करें तो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ जो मीथेनॉल है हमारे जो हेल्दी ह्यूमन बॉडी होता है उनके अंदर भी पाया जाता है। ठीक, और जो मीथेनॉल होता है वो लो कार्बन जनरेट करता है, साथ ही साथ ये हाइड्रोजन कैरियर फ्यूल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इसके द्वारा हम। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, यूजिंग हाई ऐश कोल हो गया या एग्रीकल्चरल रेसिड्यू हो गए जैसे बायोमास का यूज करके, और कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर्ड फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स या नेचुरल गैस का यूज करके हम मीथेनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीथेनॉल, उसके बारे में हम अभी जानेंगे। ठीक है, जैसे ब्लू मीथेनॉल, ग्रे मीथेनॉल, ब्राउन मीथेनॉल या ग्रीन मीथेनॉल, ये सभी टाइप्स है, डिफरेंट फॉर्म्स है, और वो वेरियस सोर्सेज या वेरियस मटेरियल्स का यूज करते हैं जिसके बारे में हमने बात किया। जैसे कोई किसी में कोल यूज होता है जो कि हम ब्राउन मीथेनॉल उसको बोलते हैं, किसी में एग्रीकल्चरल रेसिड्यू या बायोमास का यूज करते हैं तो उसको हम ग्रीन मेथनॉल बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसको ग्रे मेथनॉल हम बोलते हैं। तो ये केमिकल इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट क्या है, इंग्रेडिएंट माना जाता है, वेरियस पर्पसेस के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक, अगर एनर्जी कंटेंट की अगर हम बात करें तो मीथेनॉल में जो एनर्जी कंटेंट होता है, जो आम जो फ्यूल कन्वेंशनल फ्यूल्स है जैसे पेट्रोल या डीजल हो गया, तो कंपैरेटिवली कम एनर्जी कंटेंट इनमें मीथेनॉल में देखा जाता है। लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर हम अगर क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये ज़्यादा जो है, ये क्या है, मीथेनॉल कम ग्रीन हाउस गैस एमिशन देता है या कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है, इस वजह से इट इज़ अ ग्रीनर ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम एनर्जी कंटेंट को अगर ना देखें, अगर इसको जो है ना देखें, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इट इज़ अ ग्रीनर ऑप्शन। और जो हमारे COP21 के जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेज हैं उनको भी एक तरीके से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको भी अचीव करने में कहीं ना कहीं जो है हेल्प कर सकता है या एनर्जी ट्रांजिशन में एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। ठीक, और इस फ्यूल का जो मीथेनॉल फ्यूल है उसको हम वेरियस पर्पसेज जैसे ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के भी तौर पे यूज़ कर सकते हैं, इन वेरियस रेल रोड या मैरीटाइम जो शिप्स हैं उनमें भी यूज़ कर सकते हैं इसको फ्यूल के तौर पे हम। ठीक है, तो नीति आयोग का एक प्रोग्राम भी है जिसको हम नीति आयोग मीथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम जानते हैं, जिसका मेन जो एम है क्या है, रिड्यूसिंग इंडियाज इम्पोर्ट बिल। इसके तहत अगर हम मीथेनॉल को एज अ फ्यूल अगर यूज़ करें तो उससे क्या होगा, जो हमारा बहुत ज़्यादा जो बिल है, हमारा ऑयल बिल है, उसको हम कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक तरीके से जो हम एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, ग्रीनर एनर्जी ट्रांजिशन टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, कहीं ना कहीं उस ओर भी हम जाएंगे और अग्रसर होंगे। ठीक है, तो इसमें हम जो वेरियस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है या बायोमास है उसका यूज़ करेंगे हम, और ग्रीन एथेनॉल बनाने में उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, जिससे कि कम कार्बन एमिशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन या ग्रीन हाउस गैस एमिशन होंगे। ठीक है, और उससे हम एनवायरनमेंट को भी अपने कम नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक, इसमें जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स होते हैं वो भी कम एमिशन होते हैं मीथेनॉल की अगर बात करें तो, और ये कंप्लीटली सल्फर फ्री होते हैं। सल्फर ऑक्साइड्स की बात करें तो एक तरीके से ये काफ़ी ग्रीनर ऑप्शन है हमारे लिए, खासकर से जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उनके लिए। बट अगर हम बात करें मीथेनॉल्स की, सिंस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीथेनॉल, तो सभी के लिए अलग अलग मटेरियल्स या रॉ मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रोसेस मे बी द सेम बट मटेरियल्स मे बी डिफरेंट। तो क्या होता है, क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम जाने, वेरियस टाइप्स की जिसकी हम बात कर रहे थे।
उसके बारे में हम देखते हैं। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीथेनॉल जिसमें वेरियस सोर्सेज का यूज किया गया, जिसके बारे में हमने अभी आपसे बताया कि देयर आर ब्राउन, ग्रीन, ब्लू या क्या है ग्रे मीथेनॉल। तो अगर हम ब्राउन मीथेनॉल की अगर बात करें तो ब्राउन मीथेनॉल में जो सोर्स यूज करते हैं वो कोल होता है, जो मेन सोर्स होता है वो कोल होता है, और ये कार्बन एमिट करता है, ज़्यादा कार्बन एमिट करता है कंपैरेटिवली इन तीनों से, ठीक है। वही जो हमारा दूसरा है दैट इज ग्रे मीथेनॉल। ग्रे मीथेनॉल में हम नेचुरल गैस का सोर्स के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। ये भी कार्बन एमिशन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। वहीं ब्लू मीथेनॉल पे क्या यूज करते हैं हम, जो कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रॉम वेरियस पावर प्लांट्स हो गए जैसे फॉर एग्जांपल, तो उनको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा ब्लू मिथेनॉल। इसके साथ क्या करते हैं, ब्लू हाइड्रोजन इन कॉम्बिनेशन विद कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। और वहीं ग्रीन मिथेनॉल में हम बायोमास का यूज करते हैं, जो सॉलिड वेस्ट है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो गए, उनका यूज करते हैं, और फ्यूल मिथेनॉल जो ग्रीन मिथेनॉल फ्यूल है उसको जनरेट कर सकते हैं हम। तो इसी तरीके से ये जो दिस इज, अगर कंपैरेटिवली इन तीनों की बात किया जाए तो दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन इन, अगर हम क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। और इसी की बात की जा रही है जिसमें एनटीपीसी और जो इटालियन कंपनी है दोनों जॉइंटली जो है काम करेंगे इस प्रोजेक्ट पे और ग्रीन मिथेनॉल को जनरेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू मिथेनॉल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्या स्टेटमेंट है, मिथेनॉल हैज स्लाइटली लोअर एनर्जी कंटेंट देन पेट्रोल एंड डीजल। मिथेनॉल के एनर्जी कंटेंट की बात की जाए तो उसमें जो है पेट्रोल और डीजल के कंपैरेटिव कम एनर्जी होता है, एनर्जी कंटेंट होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिथेनॉल आर प्रेजेंट नॉर्मली इन नॉर्मल एंड हेल्दी ह्यूमन इंडिविजुअल्स। जो हेल्दी ह्यूमन इंडिविजुअल की अगर बात करें तो उनमें भी स्मॉल अमाउंट्स में मिथेनॉल उनके बॉडी में या हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या करेक्ट। ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स में कौन सा सही या कौन सा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो इसकी बात करें तो ये भी हमारा क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाता है सी, दैट इज 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो इसी तरीके से आज का हमारा सेशन यहीं खत्म होता है। फिर कल हम आपके साथ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे, नए टॉपिक्स के साथ आएंगे और अपनी जो तैयारी है उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को अच्छे से जारी करते रहिए। थैंक यू।